Hello everyone, welcome to Global Online. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NTUG Senate June 2024. In this session we will discuss about political science and unit first, that is political theory. ठीक है, तो आज के सेशन में हम जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो भी ट्रेडिशंस है, दैट इज लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म है, वही आज हम उनके 30+ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जरूर देखने वाले, जो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए है बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको 100% श्योर रहेगी. ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द क्लेम्स ऑफ लिबरलिज्म आर, first option is that all citizens are judicially equal and have equal rights to education, access to free press and religious tolerance. Then next one, the legislative assembly of the state possesses only those powers vested in it by the people. Then the C, liberty of the individual is the right to own property including productive forces. Last one is that all of the options given are करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लिबरलिज्म के बारे में जो भी हम ट्रेडिशन देखने वाले हैं उन्हीं में से लिबरलिज्म इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, तो उदारवाद के दावे क्या होते, जो कि हमें इसके बारे में बताया गया है. जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में हमें चूज करना है. और लास्ट वन ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट. तो देखते हैं कि इनका आंसर क्या हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो सभी नागरिक न्यायिक रूप से समान होते हैं. ठीक है, उन्हें शिक्षा, स्वतंत्र प्रेस तक पहुंच और धार्मिक सहिष्णुता का क्या मिलता है, समान अधिकार मिलता है. ये बिल्कुल ही सही है, इसी वजह ये हम राइट करना चाहिए. ठीक है, इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य की विधानसभा के पास केवल वही शक्तियां होती है, यानी वही पावर्स होती है जो जनता द्वारा उसे क्या कर जाती है, प्रदान की जाती है. एब्सोल्युटली करेक्ट दिस वन सेंटेंस, तो यह भी सही है. ठीक है, थर्ड वन इज दैट व्यक्ति की स्वतंत्रता उत्पादक शक्तियों के सहित संपत्ति पर स्वामित्व का क्या करती है, अधिकार है. ये भी प्रॉपर्टी पर व्यक्ति का अधिकार रहता है. तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस सही है, यानी यहाँ पर दिए हुए सब सेंटेंसेस ए बी सी सब क्या है, दिए गए सभी विकल्प क्या है, सही है उदारवाद के बारे में. तो इसी का आंसर जो हो सकता है, आंसर इज दैट डी है. ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं आंसर इज डी है. लिबरलिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लिबरलिज्म थॉट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन सच एज एजुकेशन, फ्री प्रेस एंड रिलीजियस प्रैक्टिस. देन the government has to be open and responsive to public opinion and it's responsible for protecting these liberal values. ठीक है, इसी के साथ ही हम देख सकते हैं ग्लोबल ऑनलाइन एनटीयूजी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स के लिए कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेली लाइव लेक्चर्स रहती है, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स है, फुल सिलेबस नोट्स है, मॉक टेस्ट रहती है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर बता दिया जाते हैं. ठीक है, लैपटॉप पर वेब भी रहती है. एक कम्प्लीटली अभी हमारी आने वाली अपकमिंग एग्जाम जो है इनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए. इसके साथ ही जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहती है इनके लिए यह कंप्लीटली न्यू बैच, यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. ठीक, इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनके लिए फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रखकर आफ्टर डिस्काउंट यही 8,000 रहेगी. इन 8,000 रुपीज में जब भी आप पॉलिटिकल साइंस को एडमिशन लेंगे उनके साथ ही आपको पेपर फर्स्ट बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है, यानी पेपर फर्स्ट कंप्लीटली फ्री विद पेपर सेकंड. इसके लिए यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है. साथ ही प्ले स्टोर में जाकर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है ऐप आपको डाउनलोड करना है. वहां पर जाकर आपको अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे. स्टोर में जाकर माई कोर्सेज में पॉलिटिकल साइंस टाइप करते हैं तो आपको दिखाई देंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सभी आपको यहाँ पर मिल सकती है. ठीक, इसके साथ ही जो भी आप दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए बहुत ही यह बैच महत्वपूर्ण रहेगी. जल्द से जल्द आपका एडमिशन होना, आपका नाम रजिस्टर होना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मार्क्सियन सोशलिज्म. यहाँ पर हमें नॉट ट्रू कहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो नॉट ट्रू का हमें राउंड करना है या यही अंडरलाइन करना है. ठीक है, इसके साथ हम देख सकते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए, कैपिटल इज अ थेप, स्टेट विल विदर वे, state promotes interest of all aside. Last one is that
स्टेट साइड्स विद द रिच एंड नॉट द पुअर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मार्क्सवाद समाजवाद के बारे में बताया गया है कि मार्क्सवाद समाजवाद के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है वही सत्य नहीं, यानी बाकी जो कथन दिए हुए वही क्या है, सही है, ट्रू है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कथन सत्य नहीं है उन्हीं को हमें आंसर या करना है, चेक करना है, यानी चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैपिटलिस्ट थ्योरी बना है। अभी हम देख सकते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बारे में, जब भी स्टेट के बारे में मार्क्स का तो टोटली निगेटिव थिंग्स रहती है। ठीक है, निगेटिव व्यूज जो भी है स्टेट के बारे में मार्क्स में दिखाई देते हैं, साथ ही कैपिटल के बारे में भी वही निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैपिटलिज्म थेफ्ट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटलिज्म थेफ्ट यह नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्सिज्म यहाँ पर देखता है, कैपिटल व्यूज इज द थेफ्ट है। साथ ही स्टेट विल विदर अवे, राज्य खत्म हो जाना ही चाहिए, ऐसा लगता है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है स्टेट के बारे में। मार्क्सिज्म सोशलिज्म क्या करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है। तो इसके साथ ही दिया हुआ भी सेंटेंस भी है वही सही है, लेकिन आपको क्या बताया, आपको नॉट ट्रू बताया। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेट प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ ऑल, ये पॉजिटिव थिंग है स्टेट के बारे में कि राज्य सभी के हितों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ऐसा कुछ भी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं कहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट स्टेट के बारे में नहीं बताया। इसी कारण ये जो सेंटेंस है वही गलत है। साथ ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्टेट साइड्स विद द रिच एंड नॉट द पुअर, यानी राज्य अमीरों का पक्ष लेते हैं, गरीबों का नहीं। ये भी सही है, क्योंकि स्टेट क्या करती है, इसे निगेटिव इंपैक्ट से देखना चाहिए। स्टेट क्या करता है कि रिच जो भी पीपल है, जो भी अमीर लोग है, जो भी अमीर है, उनका क्या लेते हैं, उनकी साइड लेते हैं, लेकिन पुअर का नहीं लेता है। मार्क्स इन सोशलिज्म में कहा गया है, इसी कारण ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। यही साथ ही आपको नॉट ट्रू बताया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर यानी ऑप्शन सी में जो बताया गया है कि स्टेट प्रोमोट्स इंटरेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर राज्य सभी के हितों को बढ़ावा नहीं देता, यानी यहाँ पर बताया गया है कि बढ़ावा देता है। तो इसी कारण यहाँ पर हमें पूछा गया है कि नॉट ट्रू अबाउट मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म, देन वी हैव डिसाइड हियर द ऑप्शन इज सी, that it is the not true about Marxism socialism, that is the answer is C है। ठीक है, इसी के साथ ही हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट from whom does Marx borrow but fundamentally modify his dialectic method। ठीक है, मार्क्स ने किसके उधार लिए, लेकिन अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति जो है, इसी को डायलेक्टिक मेथड जो कहते हैं, उसको मौलिक रूप से संशोधित किया है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कांट, सेकंड इज दैट हेगेल, थर्ड वन इज दैट एडम स्मिथ और लुडिक फ्रेडरिच। लुडिक फ्रेडरिच जो है उनके साथ ही फंडामेंटल मॉडिफाइड डायलेक्टिक मेथड का यूज किया है। तो मार्क्स ने किससे उधार लिया है कि द्वंद्वात्मक पद्धति को एक मौलिक रूप से क्या किया है, संशोधित किया है। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट हेगेल। हेगेल के बारे में, हेगेल से उन्होंने क्या किया है, बोरो किया है और फंडामेंटली यहाँ पर मॉडिफाई कर कर डायलेक्टिक मेथड क्या किया है, संशोधित किया है फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यूरोप में विकसित विज्ञान, इतिहास और प्रकृति का एक क्या है, दर्शन है, जो वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन पर क्या है, आधारित है। मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के रूप में क्या कहते हैं, रूप में वास्तविक दुनिया की स्थितियों के महत्व और चीजों के बीच विरोधाभासों के अस्तित्व, वर्ग, श्रम और सामाजिक आर्थिक संबंधों के संबंध पर क्या देता है, जोर देता है। लेकिन यही जरूरी नहीं कि इसे सीमित करता है। वह साथ ही साथ आदर्शवादी हेगेलियन जो भी है द्वंद्ववाद के क्या है, खिलाफ है, जो दावा करता है कि भौतिक घटनाओं में विरोधाभासों का उनका विश्लेषण करके और अमूर्त समाधानों को क्या करते हैं, संश्लेषित करके हल किया जा सकते हैं। मार्क्स का मानना यही था कि विरोधाभासी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली जो भी समस्या है, उनका सबसे प्रभावी समाधान जो है, तो वह सामाजिक संगठन की उन प्रणालियों को क्या करता है, नष्ट करना चाहता है और वही पुनर्निर्माण भी करना होगा, जो समस्याओं का क्या हो सकता है, जड़ हो सकता है। इसी कारण जो भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यूरोप में विकसित हो गया था, इसी में हेगेलियन के बेस पर मार्क्स ने क्या किया, इनकी जड़ें जो है, उसकी समस्या की जड़ें जो है, वही पुनर्निर्माण करने की कोशिश की। तो इसी का आंसर है, आंसर इज दैट हेगेल, जो मार्क्स ने उधार लिया, लेकिन अपने जो भी डायलेक्टिक मेथड है उन्हीं में मॉडिफाई करके, फंडामेंटली मॉडिफाई करके खुद का एक स्वतंत्र रिसर्च इसने किया, यहाँ पर किया था। यहाँ पर हेगेल इज आंसर है। ठीक है,
Now see here, next question is that question number second. यहाँ पर हमें क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट दी है, मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो भी सूची दी गई, सूची फर्स्ट लिस्ट सेकेंड में से हमें क्या करना है, आंसर करेक्ट चुनना है। जो भी हमें थ्योरी लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन दिया है, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म है, थ्योरी ऑफ क्लासवार है और थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन है। किसके बारे में हमें पूछना चाहते हैं, तो यही हमें मार्क्सिज्म के बारे में कहना है। थ्योरी ऑफ इलेशन हमें मार्क्सवाद, अलिप्तवाद या अलगवाद सिद्धांत है। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म भी हमने देख लिया, वर्ग का सिद्धांत जो भी है वह हमें मार्क्सिज्म में हम देखते हैं। साथ ही थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति का सिद्धांत भी जो है वही भी हम मार्क्स में देखा करते हैं। ठीक है, नाउ सी हियर लिस्ट सेकंड क्या दिए थे, रिजेक्शन ऑफ अराइजेस बिटवीन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के संबंध में उत्पादन के साधनों के बीच जो भी विच्छेद उत्पादन होता है उसे कहा है नो मेजर एंटागोनिज्म अनलेस अ न्यू एंटागोनिज्म ऑफ इमरजेंसी। Third one is that a state of consciousness shaped by relation between man and object. Last one, the economic structure of the society is the real foundation of the society. यहाँ पर जो भी कहा है वहाँ पे हमने बताया कि क्या जो कि समाज की आर्थिक संरचना ही क्या है, समाज का वास्तविक आधार आपको यहाँ पर बताया है। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी। जो भी हमें अलगाव का सिद्धांत यानी क्या है, चेतना की एक अवस्था है जो मनुष्य और वस्तु के बीच के संबंधों से क्या बनती है, स्टेट कॉन्शियस शेप्ड बाय रिलेशन बिटवीन मैन एंड ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, और साथ ही बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्या करता है कि समाज की आर्थिक संरचना की समाज का वास्तविक आधार बन देती है। वर्ग संघर्ष हमें क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष कोई भी बड़ा विरोध तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि कोई नया विरोध क्या हो न सके, सामने आ ना जाए। क्रांति का सिद्धांत क्या कहते हैं, क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति के बारे में हमें उत्पादन के संबंध और उत्पादन के साधनों के बीच विच्छेद उत्पादन होते हैं, रिजेक्शन और बिटवीन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमें यहाँ कहलाती है। ठीक है, तो आंसर इज दैट, आंसर इज ए बी है। Now next question is that question number 3, according to Marx the class distinction in the society are based on। ठीक है, मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग भेद जो वह किस पर आधारित है, जो रिलीजन है, होस्टाइल इंटरेस्ट पर है, फैमिली स्टेटस पर है या सोशल स्टेटस पे। फैमिली स्टेटस पर तो नहीं रह सकते, रिलीजन के बारे में भी पूरा मार्क्स ने हमें नहीं बताया, फैमिली सोशल स्टेटस के बारे में बताया है, लेकिन मार्क्स के समाज में जो भी वर्ग भेद है, क्लास डिस्टिंक्शन है, वो किसके कारण है, जो भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमें पूछे सामाजिक स्थिति के कारण जो समाज में वर्ग भेद है क्या नहीं है, तो इसी के कारण होस्टाइल इंटरेस्ट जो भी शत्रुतापूर्ण जो हित रहता है, इन्हीं के कारण समाज में वर्ग भेद आधारित है, यह पर हमें मार्क्स में पता है। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट बी, जो होस्टाइल इंटरेस्ट जो है जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स द क्लास डिस्टिंक्शन इन सोसाइटी ऑन बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is the sources of Marx's famous statement that the history all of hetero existing societies in the history of class struggle? What is the sources of this in this sentence? मार्क्स के इस प्रसिद्ध कथन का पूरा स्रोत क्या है, जबकि अब तक का मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष के क्या है, इतिहास है, इसी का सोर्सेज, इसी का स्रोत क्या है, यहाँ हमें पूछा गया है। ठीक है, फ्रांस की गृहयुद्ध इसका सोर्स है, यहूदी प्रश्न द ऑन द जूइश क्वेश्चन है, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है, और साथ ही की कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, आलोचना में योगदान पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी आलोचना में यहाँ पर हमें स्रोत दिखाई देता है क्या, तो नहीं, मार्क्स के इस कथन का स्रोत जो है वही है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। यहाँ पर जो भी मार्क्स फेमस स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इन द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल, तो आंसर इज दैट सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट in Marxist theory is the belief that the arrangement of the bourgeois owning the means of production and the proletariat working for the interest of the bourgeois in legitimate, यानी false consciousness, first one left realism, थर्ड वन पोस्ट मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, लास्ट वन इज दैट फॉल्स रियलिज्म। जो कि मार्क्सवादी सिद्धांत में यह विश्वास है कि उत्पादन के साधनों पर जो भी पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व और पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए काम करने वाला
जो भी सर्वहारा वर्ग की क्या करते हैं व्यवस्था वैध है। जहाँ पर फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं यथार्थवाद यानी लेफ्ट रियलिज्म है, उत्तर आधुनिकवाद अपराध शास्त्र पोस्ट मॉडर्न कम्युनिटी या फॉल्स रियलिज्म। तो इसका आंसर जो है ए है, जो फॉल्स कॉन्शियसनेस के कारण या मिथ्या चेतना के बारे में मार्क्सवाद सिद्धांत में यह विश्वास है कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति जो वर्ग का स्वामित्व जो है, जो वर्ग के हितों के लिए क्या करते हैं काम करने वाले जो भी प्रोलिटरेट वर्ग हारा सर्वहारा वर्ग की क्या करते हैं व्यवस्था जो है तो वह वैध है। Next question is that question number 6. In Marxist theory, those who own property and the means of production are the मार्क्सवादी सिद्धांत में जिनके पास संपत्ति और उत्पादन के क्या होते साधन है वह कौन है? वह वेल्दी है, प्रोलिटरेट है, बुर्जुआस है और शून्यवादी या निहिलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? जहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांत में जिनके पास संपत्ति और उत्पादन के साधन होते हैं तो वही है बुर्जुआ क्लास, उन्हीं को कहते हैं पूंजीपति वर्ग, या जिनके पास जो भी कैपिटल होता है उन्हीं को निजीवाद भी कहते हैं, पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं, जो भी वहाँ को बुर्जुआ क्लास कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत में जिन्हीं के पास संपत्ति और उत्पादन के साथ क्या होते हैं साधन होते हैं, इसी को बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि निजी संपत्ति और शोषण पर आधारित में श्रमिकों की खुशी, रचनात्मकता और उनके श्रम के लाभों के सबसे ऊपर महत्व दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल आर्थिक सुविधा या शारीरिक शक्ति के लिए किसी अन्य लाभ या उपभोग के लिए क्या करते मवेशी की तरह श्रम करता है तो वह अपने स्वभाव का क्या होता है न्यायाधीश होते हैं। वो पूंजीवाद क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, तो प्रत्येक वस्तु भोजन से लेकर जहर तक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक मानव जीवन का हर हिस्सा केवल लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु के रूप में क्या होता है निर्मित और नष्ट किया जाता है। मानव से मानव संबंध महज बाजार संबंध है, साथ ही अर्थात लोग आधार में दो वस्तुओं की तरह एक दूसरे में रुचि रखते। मनुष्य पूंजी, संपत्ति, धार्मिक संस्थाएं आदि बाह्य नियंत्रक शक्ति का क्या है गुलाम है। आध्यात्मिक भावनाओं से ग्रस्त है, न केवल श्रमिकों को बल्कि उनके नियोक्ता को भी अमानवीय बना के, क्योंकि सृजन में आनंद खत्म हो गया है, उपभोग ही आनंद का एकमात्र स्रोत बन गया है, सोर्स बन गया। इसी कारण लोगों में क्या हुए गुलामी का जो भी अमानवीयकरण से मुक्त करना और उन्हें अपने रचनात्मक और रचनात्मक श्रमिकों की मानवता को क्या करने की प्राप्त करने की अनुमति देना है। पूंजीवाद व्यवस्था को नष्ट करना है, श्रमिकों की गुलामी की पूर्ण समाजवाद साम्यवाद प्रणाली की लागू करना है। यह मार्क्स के विचार का मूल जो है वह मौलिक सिद्धांत है। यह मुख्य रूप से वर्ष 1844 के उनके वैचारिक लेखन में क्या हुआ है व्यक्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही हमें देखना मिलता है कि वहां पर हमें जो भी बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटरिएट क्लास है उनमें जो वर्ग है वह क्या करना है दोनों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सीक्स टू अबॉलिश। ठीक है, मार्क्स का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को खत्म करने का क्या करती है प्रयास करती है। किसको खत्म करने का प्रयास करती है? मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सीक्स टू अबॉलिश एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, नो इट इज द पॉजिटिव थिंग। चाइल्ड फैक्ट्री लेबर, ओके, पेरेंटल राइट्स, माता पिता के अधिकार नहीं, चाइल्ड वेलफेयर, ये सभी क्या है पॉजिटिव थिंग्स है। यहाँ पर तो यहाँ पर चाइल्ड फैक्टर लेबर जो बाल कारखाने में जो भी श्रमिक काम करते उन्हीं के साथ मार्क्स को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में क्या करता है बाल काम कारखाने श्रमिक को खत्म करने का क्या करती है प्रयास करती है। इसी कारण इसका आंसर हो सकता है, आंसर इज दैट बी। ठीक है, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सीक्स टू अबॉलिश द चाइल्ड फैक्टर। यहाँ पर हम यह एक ट्रिक बता सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव सेंटेंस है वही जो अबॉलिश करना चाहते यानी जो भी निगेटिव सेंस है उन्हें निकाला जाना चाहिए और ये निकाल सकते हैं। तो इसी कारण जो भी पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उन्हीं का वही क्या हो सकता है आंसर नहीं हो सकता। जो भी आंसर मालूम नहीं होगा तो उनसे पॉजिटिव सेंटेंस अलग करना है और जो भी निगेटिव सेंटेंस रहता है वो क्या हो सकता है उन्हीं का आंसर हो सकता है। ये भी हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दिस इज एक्सप्लेनेशन अबाउट इन दिस क्वेश्चन। मार्क्स का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र बाल कारखाने श्रमिक को खत्म करने का प्रयास करता है। मनुष्य शारीरिक और बौद्धिक श्रम के माध्यम से अपनी मानवता का क्या करता है
एहसास कर सकता है, जो रचनात्मकता का क्या देता है, आनंद देता है। आज के समाज के श्रम शिक्षा बन गया है और यह मानव स्वभाव के लिए सबसे बड़ा नुकसान भी है, ऐसा माना जाता है। अंततः विश्वास रखें कि सामाजिकता एवं इतिहास की प्रक्रिया मानव व्यक्तित्व के क्या है, अविभाज्य अंग है। यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य को पहचानता है, लेकिन उनके विचार जो है वह समकालीन विचारों की तरह नहीं है, जो समाज और इतिहास से एक क्या है, एक काल्पनिक व्यक्ति है जो स्वतंत्र और बुराई से क्या हो सकती है, मुक्त हो सकती है। मार्क्स ने कभी नहीं माना कि भौतिक उपभोग बढ़ावा मनुष्य का पसंदीदा और मेधावी है। इसका मतलब है कि मार्क्स कोई यांत्रिक जो भी भौतिक सुखवादी नहीं है। इसी कारण हमें देखना पड़ता है कि बाल कारखाने श्रमिक को खत्म करने का प्रयास जो है वही मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फूरियर, वो अभी हम किसके बारे में देखते हैं। चार्ल्स फूरियर एंड सन साइमन वेर द पायनियर्स ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म और फैसिज्म। जो चार्ल्स फूरियर है, सेंट साइमन है, इसके प्रणेता कौन है, समाजवाद का है, पूंजीवाद का है, सामंतवाद का है या फैसिस्टवाद का। तो इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए, जो सोशलिज्म, विद द पायनियर्स ऑफ सोशलिज्म। चार्ल्स फूरियर एंड सेंट साइमन द पायनियर्स ऑफ द सोशलिज्म। ठीक है, Charles Fourier was a French theorist who advocated a system known as the Fourierism भी कहते हैं। Utopian socialism is a term used to describe the first current modern socialism. Saint Simon was one of the founding father of the socialism. It is more important word, जो Saint Simon was the one of the founding father of socialism. Charles Fourier and Saint Simon were the real pioneers of the socialism. Socialism is a social and economic doctrine that calls for पब्लिक रैदर देन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी सार्वजनिक स्वामित्व की क्या करती है, वहां पर मांग करती है, प्राकृतिक संसाधनों की मांग करते हैं। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत जो है कि वो संपत्ति के निजी के स्वामित्व के बजाय क्या करते हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी यानी जो भी सार्वजनिक स्वामित्व पब्लिक जो है ओनरशिप जिनमें है, वही पे क्या करते हैं, मांग करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर इज 9, that is the political and economic doctrine that the means of production should be owned or controlled by the people either communally or through the state। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण लोगों के पास होना चाहिए, या तो सांप्रदायिक रूप से या राज्य के माध्यम से होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, ऑप्शन इज दैट साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या डिपॉजिज्म। यानी साम्यवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में, पूंजीवाद या तानाशाही के बारे में जो भी राजनीतिक और जो भी आर्थिक सिद्धांत है कि उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व या नियंत्रण लोगों के पास होना चाहिए। तो इनका आंसर है, आंसर इज दैट बी, समाजवाद यानी सोशलिज्म के बारे में क्या होना चाहिए, जो राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है उनके उत्पादन के साधनों का क्या होना चाहिए, स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, दिस इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यहाँ पर हमने देखा कि लिबरलिज्म भी है क्वेश्चन है, सोशलिज्म भी यही हमें दिखाने मिलता है, लेकिन जो भी यहाँ पर कंसेप्ट है वही हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए यह क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विद द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट लिस्ट इज दैट एडर्जिस दिया है, लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है और इक्वलिज्म है। लिस्ट सेकंड में क्या दी है, कोर वैल्यूज हमें बता दी है। कोर वैल्यूज में होलिज्म, एंटी एंथ्रोपोलिटिसिज्म है, कम्युनिटी इक्वलिटी लिबरलिज्म है, कॉपरेशन है, ट्रेडिशन, ऑर्गेनिक सोसाइटी, हायरार्की एंड प्रॉपर्टी है। लास्ट वन इज दैट फ्रीडम, जस्टिस एंड रीजन एंड टॉलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्रीडम कहाँ पर मालूम होता है, जस्टिस के बारे में हम कौन कहता है, तो यहाँ पर हमें जस्टिस फ्रीडम के बारे में लिबरलिज्म कहते हैं। तो इसी कारण यहाँ का आंसर जो फोर्थ का है वह लिबरलिज्म होता है। ट्रेडिशन है, ऑर्गेनिक सोसाइटी, हायरार्की, प्रॉपर्टी के बारे में हमें कंजर्वेटिज्म कह सकते हैं। कंजर्वेटिव के बारे में हम जो भी परंपरा रहती है, ट्रेडिशन रहते हैं, हायरार्की, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कम्युनिटी इक्वालिटी, लिबरलिज्म, कोऑपरेशन हमें समाजवाद यानी सोशलिज्म भी
हमें याद आता है सोशलिज्म में भी कम्युनिटी इक्वलिटी लिबरलिज्म और कॉपरेशन दिखाई देते और साथ ही इक्वलिज्म जो है होलिज्म एंटी एंथ्रोपोइडिज्म यहाँ पर दिखाई देते। इसका आंसर है, आंसर इज दैट डी, जो भी हमें दिखाई देता है कि फ्रीडम जस्टिस रीजन जो है जो लिबरलिज्म में क्या होता है पाया जाता है। इसी कारण जो भी हमें एक का आंसर जो पूरी तरह से मालूम हो तो हमें क्या कर सकते हैं, पूरे तरह जो भी सही आंसर है उसी तरफ से हम जा सकते हैं। तो इनका आंसर है, आंसर इज दैट डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ अ लिबरल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के बारे में यहाँ हमें यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन उदार नारीवाद की केंद्रीय विशेषताएं यानी फीचर्स हमें लिबरल फेमिनिज्म के पूछे गए। फर्स्ट वन इज दैट सिस्टरहुड, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ट्रांसफॉर्मिंग प्राइवेट रिलिम और एक्सेस टू प्राइवेट रिलिम। यानी कौन उदार नारीवाद की जो भी केंद्रीय विशेषताएं इसमें से हमें पूछा गया तो इसका आंसर है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, सॉरी द एक्सेस टू प्राइवेट रिलिम इसका आंसर है। जो भी उदार नारीवाद का केंद्रीय विशेषता के रूप में जाना जाता है, जो भी निजी क्षेत्र तक की पहुंच है उसे एक्सेस टू प्राइवेट रिलिम कहते हैं, वही फीचर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं। तो उदारवादी नारीवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था और अभी तक भी वह जारी है। अपने पूरे इतिहास में उदारवादी नारीवाद आंदोलन में पारंपरिक और कानूनी प्रतिबंधों में निहित महिला अधीनता को खत्म करने पर क्या किया गया है, ध्यान केंद्रित किया गया है। जो महिलाओं को तथाकथित जो भी सार्वजनिक दुनिया में प्रवेश करने और सफल होने से क्या करती है, रोकती है। इसी कारण उदार नारीवाद एक सिद्धांत है जो यौन जागृति, शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर अधिक क्या करती है, अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही नारीवाद इस बात पर अभी भी ध्यान केंद्रित करते हैं कि जैसे निजी जीवन, ठीक है, यहाँ पर जो भी प्राइवेट लाइफ है उसी में सार्वजनिक समानता में बाधा डालते हैं या उसे बढ़ाते। उदाहरण के तौर पर हमें यह देखना है कि उदारवादी नारीवाद विवाह में समान साझेदारी और माता पिता बनने में अधिक पुरुष भागीदारी को क्या करती है, प्राथमिकता देती है। पारिवारिक हिंसा हो, लैंगिक भेदभाव समाप्त होने से पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की क्या हो सकती है, बाधाएं जो भी है वह दूर हो जाएंगी। इसी कारण उदारवादी नारीवाद का मुख्य लक्ष्य जो है वही सार्वजनिक क्षेत्र में लैंगिक समानता है, जैसे समान शिक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, कार्यस्थल में लिंग अलगाव को समाप्त करना और अच्छी कामकाजी स्थितियां जारी रखना, या फिर इसी दृष्टि से कानून में बदलाव से ही लक्ष्य पूरा हो सकता है। पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान व्यवसाय में समान वेतन और पदोन्नति जो भी है वह नारीवाद के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी कारण इसी का आंसर जो दिया है, जो एक्सेस टू प्राइवेट रिलिम यानी निजी क्षेत्र तक जो भी पहुंच है उन्हीं में क्या करना है, केंद्रीय विशेषता के बारे में कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे, मैच द लिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर है और लिस्ट सेकंड है देयर बुक्स है, तो सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें मैच द लिस्ट में बहुत बार आते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जो भी नेट के एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है वह बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी कारण यह कि हमारे के एक प्रैक्टिस का भाग होना चाहिए। इसके जो भी अपने थिंकर से थॉट से उन्हीं की आपको बुक्स मालूम होना चाहिए और उनकी जो मेन थीम है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बुक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वही हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते। इसी कारण आप रोज जो भी आप कंसेप्ट क्लियर करते यानी कंसेप्ट पढ़ते, तब जो भी थिंकर्स आते हैं थिंकर्स के बारे में जो भी लिखा होता है यानी उनके जो भी बुक्स है, फेमस बुक्स है, वही अलग से हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है, अलग से डायरी में नोट डाउन करना है। इससे क्या हो सकता है कि आप रोज जो भी यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो वह जो बुक्स है वो क्या हो गया, आपको याद रहेगा। और इसी पर एक से ज्यादा क्वेश्चन रहते पर मिनिमम जो है कम से कम एक तो क्वेश्चन रहता ही है। जो भी थिंकर्स है और उनके साथ जो बुक्स है उन्होंने जो लिखी है इनके बारे में हमारे एक तो क्या होता है, क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही जाता है, इसलिए डोंट इग्नोर देम ऑप्शन। ठीक है, तो फेमिनिस्ट थिंकर्स कौन है, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, साइमन डी बुविया है, एंड्री डॉर्किन है एंड बेट्टी फ्रीडमैन है। ये लिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर की है और बुक्स उनके कौन कौन से, पोर्नोग्राफी एंड सिविल राइट्स है, द फीमेल मिस्टिक है,
विडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द सेकंड सेक्स है। इसे ऐसे हमें बुक्स सेकंड लिस्ट में दिया तो हमें फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट तो क्या करना है, मैच करना है। तो हमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो भी है वो हमें पॉलिटिकल थिंकर में हमें पूरे स्टडी करने के लिए भी हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, विडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन जो भी है वह उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसके साथ जो भी एक यहाँ पर एक ट्रिक्स भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इस जो भी लिस्ट दी हुई होती है थिंकर्स के बारे में या बुक्स के बारे में, एक भी आपको मैच हो गया तो सभी का मैच हो सकता है, यानी कि एक आपको पूरा मालूम हो सके तो बाकी के आंसर भी क्या हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं। पर लेकिन आपको पूरा एक तो मालूम ही होना चाहिए जो भी राइट होगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि अभी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को क्या है, थर्ड ऑप्शन दिया, तो थर्ड ऑप्शन कहाँ पर है, तो डीप तक है, थर्ड ऑप्शन डीप तक है। तो इसी कारण आपका आंसर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। साथ ही साथ आप और अदर जो है वो भी जज कर सकते हैं। एंड्री डॉर्किन है, साइमन डी बुरुआ है, उनका द सेकंड सेक्स है। बेट्टी फ्रीडम का भी आपको मालूम होना चाहिए, बेट्टी फ्रीडम द फेमिनिन मिस्टिक ऊपर लिखा है। तो इसका आंसर जो आंसर इज दैट डी। मैंने बताया था कि आपको एक जो भी मालूम हो तो आपको क्या होता है, आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। इसी कारण जो भी बुक्स है, जो भी थिंकर्स है, वो पढ़ते समय अलग रखने का, अलग नोट डाउन करने का। इसी कारण जो भी आप नोट डाउन करते हैं उसे बार बार दोहरा जाओ, यानी बार बार उसका रिवीजन करो। इसके साथ जो भी आप जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते कर सको, क्योंकि यह थिंकर्स जो है और उनके बुक जो है उन्हीं में क्या होते हैं, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रिक से आप क्या, ट्रिक के साथ आपको क्या करना है, रोज आपको रिवीजन बुक्स और जो भी थिंकर है उनके रिवीजन करना इसका मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ वेल नोन फेमिनिस्ट स्लोगन इज दैट द पर्सनल इज व्हाट। एक प्रसिद्ध नारीवादी नारा है जो भी व्यक्तिगत क्या है, लिबरेटिंग है यानी मुक्त करना है, नारीवाद यानी मुक्त होना है, अनएक्सेप्टेबल अस्वीकार है क्या नहीं है, पॉलिटिकल है और कॉन्फ्लिक्चुअल। एक नारीवाद का नारा कहते तो मुक्त करना है हमसे लगा सकता है, यानी लिबरेटिंग हो सकता है, अस्वीकार्य करना ये नहीं हो सकता। नारीवाद का यह नारा हो सकता है का नहीं, तो यहाँ पर हम यह एलिमिनेट कर सकते हैं। संघर्षपूर्ण हो सकता है, इन दिस वर्ड इज आल्सो निगेटिव फॉर्म, सो इट विल बी एलिमिनेट। तो यह भी हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। और रहता है ए और सी में, वो मुक्त का, नारीवाद का नारा मुक्त करना, किससे मुक्त करना है हमें, ठीक है, किससे, लिबरेटिंग फ्रॉम होम। देन पॉलिटिकल भी रहते हैं, तो इसका पूरा आंसर व्यक्तिगत है, पर्सनल है, एक नारा है, पर्सनल इज अ स्टेट बोलते हैं, पर्सनल इज अ स्टेट, और स्टेट किसी के बारे में बोलते हैं तो यह पॉलिटिकल कंसेप्ट है। इसी कारण द पर्सनल इज अ स्टेट, तो आंसर इज रहेगा सी, दैट इज पर्सनल इज अ स्टेट, यानी पर्सनल इज अ पॉलिटिकल। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखते हैं, द फ्रेज ऑफ द पर्सनल इज द स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ही फ्रेज ही दिए हुए कि द पर्सनल इज द स्टेट इमर्ज इन द स्टूडेंट मूवमेंट द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इन 1916। द सेकंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म की जो भी सेकंड वेव थी वह 1960 में दिखाई देती। दे हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड लार्जर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वो हाईलाइट क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो भी है फेमिनिज्म का, वही एक्सपीरियंस और लार्जर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या करते हैं, हाईलाइट्स करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेमिनिस्ट movement of the 1960s and 1970s, there were calls for a divided families and family uses। ठीक है, in the context of the feminist movement क्या है कि 1960 और 1970 में फैमिलीज एंड फैमिली वैल्यूज के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। इफ अ हाउसवाइफ, अ मदर एट होम और मैरिड वुमन इज unhappy, then the imagination is then personal problem. However, the personal is the state or emphasize that woman's personal problem, example gender, child relating, child rearing and women's home related issues in their lives, or all are state problems that require state intervention to bring about change. Further, home घोषवाक्य without considering race, lineage, class, culture, marital status, sexuality and disabled ability encourage women to consider individual experiences from political perspective, or the understanding is the important. So that the answer is given here, the personal is a political। ठीक है, so next question is that क्वेश्चन नंबर 4, फेमिनिस्ट इथिक्स इज अमंग अदर थिंग्स विच ऑफ देम। नारीवाद नैतिकता अन्य बातों के अलावा है, वो कौन से अलावा है, जो एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स ट्रेडिशनल इथिक्स,
ए में दिया है, बी में दिया है इक्विवेलेंट टू केयर इथिक्स, सी में लिखा है एंड अप्रोच टू मॉरलिटी एम्ड एट एडवांसिंग द आइडिया दैट वुमन एंड मेन आर मोरली इक्वल, डी में दिया है कि एंड अप्रोच टू मॉरलिटी एम्ड एट एडवांसिंग द आइडिया दैट वुमन आर मोरली सुपीरियर टू मेन। ठीक है, नारीवाद नैतिकता अन्य बातों के अलावा पर किस पर ज्यादा भर देती है, तो पारंपरिक नैतिकता के प्रति विरोधी के लिए दे सकती है क्या, नहीं। देखभाल नैतिकता के बराबर तो है ही, लेकिन नैतिकता के प्रति एक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य इस विचार के लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना, और महिला और पुरुष की नैतिक रूप से क्या है, समान है। साथ ही नैतिकता के प्रत्येक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य इस विचार को आगे बढ़ने की महिलाएं नैतिक रूप से पुरुष से श्रेष्ठ वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। नैतिक रूप से देखा जाए तो पुरुष और स्त्री को जो भी नारीवाद में क्या कहते हैं, श्रेष्ठता को ज्यादा भर नहीं दिया जाता, इसी में समानता के बारे में ज्यादा बोला जाता है। तो यह जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। और भाई हम सी और बी में देखभाल नैतिकता बात, देखभाल यानी केयरिंग और केयर इथिक्स यानी केयर करना यानी इथिक्स होता है क्या, नहीं। तो नैतिकता के प्रति एक दृष्टिकोण होना चाहिए जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना होना चाहिए। ठीक है, एडवांसिंग द आइडिया दैट वुमन एंड मेन आर मोरली इक्वली एम्ड एट एडवांसिंग, देन इस विचार को आगे बढ़ना है कि महिला और पुरुष नैतिक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है और यह समान है, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो नाउ दिस क्वेश्चन आंसर इज दैट सी। नाउ नारीवाद नैतिकता क्या है, नारीवाद नैतिकता के प्रति एक दृष्टिकोण है जो उन तरीकों को बदलने के लिए समग्र नारीवाद दृष्टिकोण से क्या करता है, नैतिकता के फिर से कल्पना करना चाहते हैं, जिसमें पारंपरिक नैतिक सिद्धांत ने क्या किया, महिलाओं के नैतिक अनुभव को कम महत्व दिया है, और या कम महत्व देना चाहते हैं, जो मुख्य रूप से क्या है, पुरुष प्रधान हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। नारीवाद दार्शनिक पारंपरिक नैतिक का आलोचन करते हुए, क्योंकि यह महिला के दृष्टिकोण पर क्या करते हैं, महिला के दृष्टिकोण पर विचार किए बिना मुख्य रूप से पुरुषों के दृष्टिकोण पर क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण तो हम अरस्तु से प्लेटो तक और कांट तक यह भी देख सकते हैं। देखभाल यानी केयर और निजी जीवन की नैतिक समस्या और पारिवारिक जिम्मेदारी को पारंपरिक रूप से क्या करते हैं, तुच्छ मामले में माना जाता है। इसी कारण आमतौर पर महिलाओं को पुरुष की तुलना में नैतिक रूप से अपरिपक्व और सतही के रूप में क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है। पारंपरिक नैतिकता ने मर्दाना सांस्कृतिक गुणों जैसे स्वतंत्रता, स्वायत्तता, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, सावधानी, पदानुक्रम, प्रभुत्व, संस्कृति, श्रेष्ठता, उत्पादन, समस्या, युद्ध और मृत्यु के क्या किया है, पुरस्कृत किया है। और वे परस्पर निर्भरता, समुदाय संबंध, अंतरंगता, भावना, शरीर, विश्वास, पदानुक्रम की जो भी अनुपस्थिति रहती है, वहीं पर प्रकृति, स्थिरता, प्रक्रिया, आनंद, शांति और जीवन या सांस्कृतिक रूप से स्त्री विशेषताओं की कमी पर जोर देते। पारंपरिक नैतिकता एक पुरुष उन्मुख परंपरा है जिसमें नैतिक तर्कों को नियमों, अधिकार और सार्वभौमिकता के और निष्पक्षता के मापदंडों के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, देखा जाता है, और यह समाज को क्या बन सकता है, मानक बना सकते हैं। इसी में हमें नारीवाद नैतिकता क्या है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट इरा बाय लॉ एंड कस्टम मिडल क्लास इंग्लिश वुमन वेर थॉट टू बी। ठीक है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के युग में कानून और रीति रिवाज के अनुसार मध्यम वर्गीय अंग्रेजी महिलाओं को क्या माना जाता था, तो सुपीरियर टू मेन इन वेरियस वे। यहाँ पर सुपीरियर टू मेन इन वेरियस तो हो ही नहीं सकता, साथ ही साथ इक्वल टू मेन इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ओके, नॉट इक्वल बट इक्वली वैल्यूएबल टू मेन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और सबऑर्डिनेट टू मेन इन वेरियस वेज। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी मैरी वॉल्स्टन के युग में कानून और रीति रिवाज के अनुसार मध्यम वर्गीय अंग्रेज महिलाओं जो इंग्लिश वुमन जो है उन्हें के क्या माना जाता है, तो विभिन्न मायनों में पुरुषों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो वहीं पर फेमिनिज्म क्यों फॉर्म होगा, ठीक है, तो वही आंसर नहीं हो सकता, यह हमें यहाँ पर लिमिट करना होगा। बौद्धिक क्षमता से पुरुषों के बराबर है क्या, नहीं, वहां पर नहीं माना जाता कि रीति रिवाज के अनुसार मध्यम वर्गीय जो भी अंग्रेजी महिलाओं को बौद्धिक क्षमता से पुरुषों के बराबर माना नहीं जाता था। साथ ही पुरुषों की बौद्धिक क्षमताओं के बराबर नहीं बल्कि समान रूप से
मूल्यवान है यह भी नहीं माना जाता था। साथ ही विभिन्न तरीकों से पुरुषों के अधीन करना वह अंग्रेजी महिलाओं का मध्यम वर्गीय जो भी रीति रिवाज के अनुसार कानून में दिखाई देता था। इसलिए इसका आंसर है, आंसर इज दैट डी, जो भी सबऑर्डिनेटेड टू मेन इन वेरियस वेज क्या करते थे, माना जाते। तो इसका आंसर है डी। मेरी वोllstonecraft के बारे में हम क्या देखना चाहते हैं, तो इन वेरिडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, यह उनका बुक है। इसमें क्या लिखा है, वोllstonecraft रोट दैट मेनी so called gender differences are artificial or extracted and therefore cannot be used as a basis for different rights and roles. It is very important, and also imposing different educational expectation on men and women. It is not only unjust but counterproductive and often result in a reduced productivity and weakening of the character of a woman citizen. Wollstonecraft believes that both people need to be educated to improve their rationality, which she defined as the ability to act as fully responsible moral agents, or the attainment of the potential will give self-realization to the moral agents and benefit the society. In this prediction of the rights of women, wollstonecraft जो भी है वो लिखती है, और उन्हीं को जो भी पुरुष और महिला के समान के साथ साथ नैतिकता भी उन्होंने बता दिया। wollstonecraft एडवोकेट फॉर्मल इक्वालिटी, समानता के बारे में भी उन्होंने कहा है, जो भी सिविल लिबर्टी जो भी है वही हमें पुरुष के साथ भी मिलना चाहिए, और यही इंग्लिश वुमन की उनके साथ जो भी कानून रहते हैं इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, जो भी पुरुषों के अधीन रहना ज्यादा पसंद करते थे और पुरुषों के अधीन ही रहना एक कानून से कहा गया था। इसी कारण उसका आंसर है जो भी सबऑर्डिनेट to men in various ways। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो रहते थे वह हमें फेमिनिज्म के बारे में है। अभी हम मल्टीकल्चरल के बारे में क्वेश्चन दिखाए देंगे। यहाँ पर जो भी बहुसंस्कृतवाद की जो भी अवधारणा है उसमें क्या होता है, यह एक फिट नहीं रहता। और कौन सा ऑप्शन है, सलाद बाउल है, कल्चरल मोज़ेक है, मेल्टिंग पॉट है, या होमोजेनियस सोसाइटी है। जो भी मल्टीकल्चरिज्म के बाउल में यानी मल्टीकल्चरिज्म जो भी कंसेप्ट है उन्हीं में क्या होता है, फिट हुआ। सलाड बाउल तो इसे कहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें पसंद करते, जो भी कंसेप्ट है वही ज़्यादा से ज़्यादा फिट होते। तो होमोजीनियस सोसाइटी जो रहती है, अलग अलग होमोजीनियस सोसाइटी जो सजाती है, जो भी समाज है उन्हें में क्या करती है, जो अलग अलग सजाती है, अलग अलग जो रहते सजाती यानी विजातीय समाज जो है वही क्या करते, मल्टीकल्चरिज्म क्या करते, फिट बैठते। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, डज नॉट, यानी कौन सा नहीं बैठता है। तो मल्टीकल्चरिज्म में हमें होमोजेनियस सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं, यहाँ पर हेट्रोजेनियस सोसाइटी यह हो सकता है। सलाड बाउल यानी क्या हो सकता है, सलाड बाउल में अलग अलग तरीके के लोग रहते, सलाद अलग अलग तरीके सलाद रहते, इसी कारण जो भी बहुसंस्कृति अलग अलग संस्कृति के लोग वहां पर रहते, इसीलिए सलाद बाउल क्या हो सकता है, एक फिट रहता है। कल्चरल मोज़ेक पर भी अलग अलग कल्चरल के लोग क्या इकट्ठे होते हैं, मेल्टिंग पॉट की भी अलग अलग के कल्चर के लोग रहते। तो होमोजेनियस सोसाइटी जो है, इन्हीं में होमोजेनियस सोसाइटी जो है तो परफेक्ट फिट नहीं रहता मल्टीकल्चरिज्म में। इसी कारण इसका आंसर है जो होमोजेनियस सोसाइटी इज दैट डी। मल्टीकल्चरल मीन्स क्या होता है, अ सोशल एंड कल्चरल स्टेट विच न्यूमरस डिफरेंट जेनेटिक and cultural group. It is very important. There is a not homogeneous, it is a different, and cultural groups appear to political related and program or policy promoting the such society. Multiculturalism is the way to deal with the cultural diversity. Cultural diversity is important of society at the national and the community level. From the sociological point of view, multiculturalism is considered to be the benefit of the society as a whole due to harmonious coexistence of diverse culture of the earth and the increased diversity. Also, multiculturalism generally develops according to one of two theories, the melting point theory and the salad bowl theory. ठीक है, बहुसंस्कृतता आमतौर पर दो सिद्धांत के अनुसार विकसित होता है, जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कौन से
थ्योरी पर ये माना जाता है, तो सलाद बाउल और मेल्टिंग पॉइंट पर माना जाता है। साथ ही साथ समाजशास्त्र दृष्टिकोण से जो भी पृथ्वी की विविध संस्कृतियों को सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व और बढ़ी हुई विविधता के कारण समग्र रूप के समाज के लिए क्या माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। और इसका अर्थ ही होता है कि राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर समाज की जो भी सांस्कृतिक विविधता से निपटने का जो भी तरीका है, उन्हीं को हमें मल्टीकल्चरिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन इज 7. Which variant of liberalism imposes sympathetic consideration of cultural differences, group rights and majority minority relation as its core values? उदारवाद का कौन सा संस्करण सांस्कृतिक मतभेदों, समूह अधिकारों और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंधों पर क्या करता है, सहानुभूतिपूर्ण विचार को अपने मूल मूल्य के रूप में क्या होता है, माना जाता है। तो ऑप्शन दिए है मल्टीकल्चरिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, कम्युनिटिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, यानी बहुसंस्कृतिवाद के बारे में, शास्त्रीय उदारवाद के बारे में, समुदायवाद और स्वतंत्रतावाद के बारे में। जो भी उदारवाद का जो संस्करण है, यहाँ पर सांस्कृतिक मतभेदों, समूह अधिकारों और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंधों पर सहानुभूति विचार को अपने मूल्यों को क्या करता है, मानता है। तो इसका आंसर है यहाँ पर शब्द में वर्ड में ही दिया है, जो भी बहुसंस्कृतिवाद है, इसी में हमें सांस्कृतिक मतभेदों, समूह और अधिकारों, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंध पर क्या करते हैं, विचार के मूल मूल्य माना जाते हैं। तो इसका आंसर है बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं उदार संस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहस में आगे कहाँ पर जो भी उदार संस्कृतिवादियों का क्या मानना है कि उदार लोकतांत्रिक राज्यों को न केवल नागरिकता के नागरिक और राज्य अधिकारों को संरक्षित करना चाहते, बल्कि जो भी जातीय सांस्कृतिक समूहों की विशिष्ट पहचान और जरूरतों को भी क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए और उन्हें समायोजित करने के लिए समूह विशिष्ट अधिकारों या नीतियों को क्या देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। यानी लिबरल कल्चरिस्ट believes that liberal democratic states should not only preserve the civil and state rights of citizenship but should also recognize the unique identities and need of ethnic culture groups, recognize group specific rights or policies to accommodate them. They support policies that allow and encourages members of ethnic and national groups to express their culture and identify, but reject policies that impose a duty to do so on a पब्लिक। उन नीतियों का समर्थन करते हैं जहां पर जातीय और राष्ट्रीय समूह के सदस्य और अपने सांस्कृतिक और पहचान व्यक्त करने की अनुमति देते और प्रोत्साहित करती है, लेकिन उन नीतियों को अस्वीकार करते हैं जहां पर जनता पर ऐसा करने का कर्तव्य थोपते। इसी कारण लिबरल कल्चरिज्म में हम देखने देते हैं कि वहां पर हमें उदार सांस्कृतिवाद जो भी है अल्पसंख्यक अधिकारों पर से ज्यादा बहस से आगे दिखाई देता है। तो इसी कारण इनका आंसर जो है जो बहुसंस्कृतिवाद है, जहां पर हमें कल्चरल डिफरेंसेस, ग्रुप राइट्स एंड मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलेशंस इन कोर जो भी कोर में मेन कोर में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है कि अभी हम कंजर्वेटिव के बारे में देखना चाहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। यहाँ पर हमें करेक्ट जो भी पेयर है वही हमें पूछा गया कि निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कंजर्वेटिज्म एंटी सोशल चेंज है, कंजर्वेटिज्म एज अ एंटी अथॉरिटी है, कंजर्वेटिज्म एज अ एंटी ऑर्गेनिक सोसाइटी रहती है, या कंजर्वेटिज्म यानी एंटी ट्रेडिशन। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी सही है, यहाँ पर सही नहीं है ऐसा नहीं पूछा गया है, तो हमें क्या पूछा गया है, कौन सी जोड़ी सही है। तो रूढ़िवाद किसके बारे में, असामाजिक परिवर्तन के बारे में कहते हैं, एंटी सोशल चेंज है क्या, सत्ता विरोधी रहता है, जैविक विरोधी समाज रहता है, एंटी ऑर्गेनिक सोसाइटी भी उसे कहते हैं, और परंपरा विरोधी तो है मस्ट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा जो भी असामाजिक परिवर्तन के बारे में नहीं पता वह सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज के बारे में बोलता है। तो इसी कारण इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट ए, द कंजर्वेटिव एंटी सोशल चेंज जो है उनका जोड़ा सही है। यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही हमें बताया देगा, तो असामाजिक परिवर्तन के बारे में वह बोलता है। रूढ़िवाद सत्ता विरोधी नहीं रहता, जैविक विरोधी समाज नहीं रहता, परंपरा विरोधी भी नहीं रहता, हमें असामाजिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। रूढ़िवाद परंपरावाद पारंपरिक संस्थानों तरीकों क्या करते हैं, मूल्य पर
जोर देते हैं शुद्धता, अमूर्त आदर्श के बजाय ऐतिहासिक विरासत को क्या देता है, वह प्राथमिकता देता है। साथ ही साथ यह परंपरागत रूप से समाज की एक केंद्रीय अवधारणा पर क्या करती है, आधारित है। अर्थात समाज केवल व्यक्तियों का एक सेल्यूलर संग्रह नहीं है, बल्कि एक क्या है, जीवित जीव है। यहाँ पर हमें दिखाई दे कि जैविक विरोध समाज है क्या, एंटी ऑर्गेनिक सिस्टम है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर एक जीवित जीव है जिसमें निकट से जुड़े अन्योन्याश्रित सदस्य क्या होते, शामिल होते। साथ ही रूढ़िवाद उन संस्थान और प्रणाली को पसंद करते जहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, विकसित हुए और निरंतर और स्थिरता की अभिव्यक्ति रहती है। सरकार की जिम्मेदारी वर्तमान जीवन शैली की स्वामी नहीं बल्कि सेवक बनने की है, और इसीलिए राजनेताओं के समाज और राजनीति में बदलाव लाने के प्रबोधन से बचना चाहिए। सरकारी सक्रियता का यह संदेह न केवल इसे राज्य विचार की मूल प्रकृति से बल्कि उदारवाद से भी वही क्या करता है, अलग करता है, जो एक आधुनिकीकरण और पारंपरिक विरोधी आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा है हमें, पारंपरिक आरोही सॉरी पारंपरिक विरोधी आंदोलन है जो सामाजिक और राज्य शक्ति के दुरुपयोग के कारण होने वाली बुरी और दुर्व्यवहार से क्या करते हैं, ठीक करने के लिए समर्पित करते हैं। द डेविल्स डिक्शनरी में जो भी अमेरिकी लेखक एम्ब्रोस बियर्स ने क्या लिखा है, जो भी क्रिटिकल रूप से लिखा हुआ है कि रूढ़िवाद को एक राजनेता जो मौजूद बुरी चीजों में क्या करता है, विश्वास रखता है, और एक उदारवादी से क्या करता है, अलग है, जो उन्होंने हड़पना चाहता है, एक रूप में परिभाषित किया है। इसे पुराणवाद के प्रति दृष्टिकोण से क्या करता है, अलग किया जाना चाहिए, जो पूर्वी और आमतौर पर अप्रचलित राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्थाओं की क्या करी है, व्यवस्था की बहाली के लिए अनुकूल है। इसी कारण रूढ़िवाद पारंपरिक संस्थानों तरीके मूल्यों पर क्या देता है, जोर देता है। इसी कारण इसका आंसर जो है वह परंपरा विरोधी नहीं हो, परंपरा विरोधी के बारे में नहीं कहते, पारंपरिक संस्था और परंपरावाद जो है उन मूल्यों पर यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादा से जोर देते हैं। इसी कर असामाजिक परिवर्तन जो है वहां पर हमें इनका आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वही भी रूढ़िवाद और कंजर्वेटिव के बारे में ही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवाद के बारे में निम्न से कौन सा गलत है। यहाँ पर हमें गलत पूछा गया है, इज नॉट इनकरेक्ट यानी इनकरेक्ट अबाउट कंजर्वेटिज्म। क्या बताया गया, इट फियर्स गवर्नमेंटल पावर। नो, यह सरकारी सत्ता से डरता है क्या, नहीं, सरकारी को लेकर वह चेंजेस करना चाहते हैं। इट्स स्पेस ऑफ चेंज, यह परिवर्तन का संदेह, बिल्कुल। इट सपोर्ट्स द सोसाइटी ट्रेडिशनल वैल्यूज, यही सही है, यह समाज के पारंपरिक मूल्यों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया था कि तरीके मूल्यों पर क्या करते हैं, पारंपरिक के मूल्यों पर सपोर्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स सोसाइटी, ट्रेडिशनल पारंपरिक संस्थाओं का भी वह क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इसी कारण यह भी क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जो भी गलत है वहां पर हमने गलत है जहां पर हमने टिक नहीं किया है, तो इसका आंसर है इट फियर्स गवर्नमेंटल पावर, गवर्नमेंटल पावर को ये फियर करते हैं कि नहीं है, तो इसका आंसर यह सरकारी सत्ता से नहीं डरती। इसी कारण रूढ़िवाद के बारे में जो भी निम्नलिखित से वाक्य दिए, इसी में यह क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया था कि सरकार के कारण जो भी सेल्युलर संग्रह नहीं बनता और सरकार ने क्या करना चाहिए जो है, इसलिए राजनेताओं को समाज राजनीतिक बदलाव लाने के लिए प्रलोभन से बचना चाहिए। यहाँ पर सरकारी सक्रियता का ये संदेह नहीं, केवल इस राज्य के विचार की मूल प्रकृति से बल्कि उदारवाद से भी अलग करता है। जो भी एक आधुनिकीकरण पारंपरिक विरोधी आंदोलन है, जो सामाजिक और राज्य शक्ति के दुरुपयोग के कारण क्या होने वाली है, बुराई और दुर्व्यवहार से ठीक करने के लिए क्या हो सकती है, समर्पित हो सकते हैं। इसी कारण यह सरकारी सत्ता से डर नहीं, तो सरकारी सत्ता से कोऑपरेट करना जरूर है। ठीक है, और रूढ़िवाद के मुख्य तत्व यानी मेन एलिमेंट्स कौन कौन से, तो पर्सनल फ्रीडम है, हमारे महान राष्ट्र का जन्म सरकारी हस्तक्षेप से हमारे व्यक्तिगत साहसी स्वतंत्र के नारे या साहसी घोषणा से प्रेरित होना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अवर कंजर्वेटिज्म। सो सरकारी जो भी सरकारी हस्तक्षेप है, इसी के कारण क्या होना है, हमारी व्यक्तिगत और स्वतंत्रता की घोषणा दी है। यहाँ पर जो भी दिया है कि सरकार से डर लगता है, यही कारण नहीं है। सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए,
पीस थ्रू स्ट्रेंथ है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ रहने ही चाहिए, शक्ति माध्यम से शांति होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन also the society supports traditional values, it is very important for conservatism, traditional values जो समाज पारंपरिक मूल्यों को क्या करती है, समर्थन करती है, साथ ही दे सपोर्ट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इन देयर सोसाइटी, जो भी ट्रेडिशनल पारंपरिक जो भी संस्था है उन्हीं का भी वहां पर क्या करती है, समर्थन करते हैं। यहाँ से हम उसे रूढ़िवाद कहते हैं, रूढ़िवाद के जो भी मुख्य तत्व है यहाँ पर हमें दिए गए, ठीक है। साथ ही साथ हम आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिकली जो भी कॉन्जर्वेटिव है वही क्या है, कॉन्जर्वेटिव आर विशिष्ट रूप से क्या है, अपोज टू रैशनलिज्म नहीं, सपोर्टिव ऑफ द ट्राइड एंड ट्रस्टेड इन द प्रेफरेंसेस टू द एक्सपेरिमेंटल, सेल्फिश, इंडिविजुअलिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक नहीं है, और उपरोक्त में सभी। कैरेक्टरिस्टिक कंजर्वेटिव क्या है, ठीक है। विशिष्ट रूप से रूढ़िवाद किसे कहते हैं, जो भी बुद्धिवाद का विरोध करते हैं, प्रयोगात्मक का प्राथमिकता देने में अजमाए हुए भरोसेमंद लोगों का समर्थन करते हैं, स्वार्थी, व्यक्तिवाद, भौतिकवादी कहते हैं। तो इसका आंसर है डी, जो कि विशिष्ट रूप से हमें कहा गया बुद्धिवाद का विरोध करता है, प्रयोगात्मक प्राथमिकता देने में अजमाए हुए भरोसेमंद लोगों का समर्थन भी करती है। वो कैसे करती है, आगे देखते हैं कि रूढ़िवाद के मूल्यों में क्या शामिल होते हैं। यहाँ पर हमने मूल्यों देख लिए कि व्यक्तिवाद है, यहाँ पर दी है संवेदनशील समाज है, साइंटिफिक सोसाइटी, ह्यूमन नेचर के बारे में बताए, आदेश और पदानुक्रमण के बारे में बताए, परंपरा है, असमानता है, यहाँ पर निजी संपत्ति और व्यवहारिकता बारे में हम रूढ़िवाद के मूल मुद्दों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्तिवाद के बारे में रूढ़िवाद क्या कहते हैं। व्यक्तिवाद लोग अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, साथ ही संवेदनशील समाज भी उसे कहा है, जो भी सत्ता में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह समुदाय की मदद करे। मनुष्य स्वभाव में क्या मानव स्वभाव में क्या दिखाई देता है कि मनुष्य को अपूर्ण और एवं अपरिवर्तनीय क्या कहता है, माना जाता है। एक संरचित आदेश और पदानुक्रम भी एक संरचित समाज को बनाए रखने के लिए यह क्या है, महत्वपूर्ण है। परंपरा बारे में जो भी है, जो नैतिकता के संबंधित पीढ़ियों से क्या रही है, चल आ रही है। साथ ही असमानता के बारे में जारी एक नकारात्मक संबंधवाचक संज्ञा है, जो भी समाज की निरंतरता के लिए यह आवश्यक रहता है। निजी संपत्ति देखिए देवी शुद्धतावाद संपत्ति के स्वामित्व के क्या महत्व पर जोर देता है। साथ ही व्यवहारिकता जो हमने दिखाई कि व्यवहारिकता शुद्धतावाद परिवर्तन के विरुद्ध या कल्पना से क्या है, असहमत है, और शासित और सरकार के बीच एक कार्यशील मध्यस्थ की भी यहाँ पर आवश्यक तो क्या करती है, समझा जाते हैं। द मेन कोर वैल्यूज ऑफ कंजर्वेटिव जो भी है यहाँ पर हमें दिखाई दे। इसके साथ ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी, उदार राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज दैट थॉमस हॉब्स, सेकंड वन इज दैट जेम्स कोदिन, थर्ड वन जॉन लॉक एंड लास्ट वन इज दैट फोर्थ रूसो। तो उदार राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो आंसर इज दैट सी, जॉन लॉक को माना जाता है द फादर ऑफ द लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल philosophy. John Locke, the credit for shaping liberal ideas was given to Enlightenment philosophers, or Kalpana was the first collected the English philosopher was John Locke, who is generally considered as the father of modern liberalism. It is very important, the word the father of modern liberalism, systematically developed as a separate आइडियोलॉजी, अलग विचारधारा के रूप में व्यवस्थित रूप में विकसित किया गया था जॉन लॉक द्वारा, इसीलिए उन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म के। क्वेश्चन 2, लिबरलिज्म एज ए डेवलप्ड आइडियोलॉजी वाज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एक विकसित विचारधारा के रूप में उदारवाद किसका उत्पाद था, यानी लिबरलिज्म डेवलप्ड आइडियोलॉजी वाज अ प्रोडक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म, वीकेंड मोनार्की, वीकेंड चर्च और ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, म्हणजे सामंतवाद का टूटने के बाद उदारवाद का प्रोडक्ट है क्या, कमजोर राजेशाही है क्या, कमजोर चर्च है क्या, या बढ़ता औद्योगिकरण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विकसित विचारधारा उदारवाद जो भी है वो कमजोर चर्च के बारे में नहीं आया, तो बढ़ता औद्योगिकरण देखते तो वह उदारवाद के बाद में आए थे। उदारवाद के बाद में आने के कारण उदारवाद के पहले या उनका जो भी आइडियोलॉजी प्रोडक्ट जो है लिबरलिज्म हो नहीं सकता, इसीलिए बढ़ता औद्योगिकरण भी ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी
इलिमिनेट होता है। ठीक है, कमजोर राजेशाही और वीकेंड मोनार्की भी नहीं हो सकता, तो रह गया ब्रेकडाउन ऑफ ए फ्यूडलिज्म, यानी सामंतवाद का जो भी टूटना है, इसी के कारण उदारवाद का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं। आंसर इज दैट ए। सो उदारवाद उत्पत्ति और विकास कैसा है, तो प्रमुख उदारवादी विचारकों में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू, थॉमस गार्डन, वॉल्टियर, एडम स्मिथ और इमैनुअल कांट और अन्य कई शामिल थे। सामंतवाद के पतन से उदारवाद के युग की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सामंतवाद के पतन से उदारवाद के युग की शुरुआत हुई, जहां सामंती काल में चर्च पर अधिक नियंत्रण देखा गया। वही सामंतवाद के बाद में एक युग में चर्च और राज्य की भूमिका को सीमित करने का क्या हुआ, प्रयास किया गया, और इसके बाद उदारवाद का उत्पत्ति हो गई, उदारवाद की विकास हो गए। ज्ञानोदय के उदारवाद के उद्भव में योगदान दिया बुद्धिजीवी व्यक्तियों को पर्याप्त स्वतंत्रता का यानी लिबर्टी का आनंद दिलाने के लिए समाज के तार्किक पुनर्निर्माण की वकालत के क्या थे, मुखर थे। मैग्ना कार्टा, गौरवशाली क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांसिस क्रांति और मनुष्य के आधारिक अधिकारों की घोषणा ने उदारवाद के विकास को क्या दिया, बढ़ावा दिया था। तो उदारवाद का उत्पत्ति और विकास का मूल कारण है सामंतवाद के पतन से उदारवाद के युग की नई शुरुआत हो गई, इस पर हम देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति और विकास उदारवाद का जो सामंतवाद के पतन के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म यानी उदारवाद के बारे में जो भी निम्नलिखित जो सेंटेंसेस दिए उसी में से एक जो है वो नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन रहता है उस पहले हमें एक ट्रिक्स याद रखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं तभी क्वेश्चन पूरा समझ कर पढ़ना है। इसमें क्या दिया, नॉट दिया है कि नहीं, इज है और क्या पूछा गया, ये पहले हमें क्वेश्चन जो प्रश्न है उसे क्या करना है, पहले समझाना है कि हमें क्या पूछना चाहते हैं और हमें इसका आंसर क्या देना है। ठीक है, इसीलिए हम क्वेश्चन में क्या करना है, फोकस करना है कि हमें इतना ही क्या पूछा है और इनसे हम क्या सॉल्यूशन निकालने वाले। तो यहाँ पर हमने नॉट करेक्ट पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लिबरलिज्म, किसके बारे में नॉट करेक्ट, तो लिबरलिज्म के बारे में कौन सा वाक्य जो कौन सा सेंटेंस जो है वह क्या है, सही नहीं है, ये हमारे इसके बारे में पूछा गया है। ए में क्या दिया है कि इट एडवोकेट इंडिविजुअल लिबर्टी, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करता है। सेकंड इज दैट इट स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी अमंग सिटीजन, इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच में समानता है। इट इज अ चैंपियनशिप ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र का चैंपियन। और इट वांट्स अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यह निजी संपत्ति का उन्मूलन चाहता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है और नॉट करेक्ट क्या हो सकता है। नाउ सी हियर, इट एडवोकेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तित्व स्वातंत्र जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वकालत करता है क्या, एब्सोल्युटली ये करता है, तो वही ये सही हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। इससे इसी में से नॉट करेक्ट में ये आंसर नहीं हो सकता। इट स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी अमंग सिटीजन, ये भी सही है। इट इज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी और इट इज एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आंसर जो है, तो आंसर है डी। यहाँ पर क्या बोला है कि इट इज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी ये एक पूरक है। और इट वांट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, यह निजी संपत्ति का उन्मूलन चाहता है क्या, तो नहीं, लिबरलिज्म उन्मूलन नहीं चाहता निजी संपत्ति का, क्योंकि उन्होंने क्या दी, उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी दी है। इसी कारण जो संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनका वह निर्मूलन नहीं चाहते। इसी कारण इनका आंसर जो है, जो नॉट करेक्ट जो आंसर है वही है डी। ठीक है, इसके साथ ही हमें एलिमिनेशन मेथड के साथ ही हमें क्वेश्चन पूछना है कि नहीं ये सही है क्या, नहीं, इसके साथ ही हम जो भी करेक्ट आंसर है उनके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए उदारवाद को समझाने के कई तरीके, जैसे शास्त्रीय यानी क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म। यहाँ उदारवाद की विशेषताओं को रेखांकित किया गया। उदारवाद विचार के सभी सिद्धांत जो है व्यक्तिवाद, सहिष्णुता, सामाजिक अनुबंध और संवैधानिकता से लेकर लोकतंत्र, तर्क संगतता, तर्क और मुक्त बाजार तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या देते हैं, यहाँ पर जोर देते। व्यक्तिवाद व उदारवाद एक मध्यवर्ती अवधारणा है। उनका मानना है कि व्यक्तिगत अधिकारों को अन्य सभी सिद्धांत और मान्यताओं पर क्या दी जाएगी,
प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। उदारवादियों के अनुसार क्या है, व्यक्ति समान है, बुद्धिमान है, नैतिक और स्वायत्त होते, जो अच्छा है उसके बारे में वे अपनी भावनाएं क्या करते हैं, स्थापित करने में क्या है, सक्षम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति समान होती है, बुद्धिवादी होती है, नैतिकता उसमें होती है, स्वायत्त रहते हैं और इनके बारे में जो भी भावनाएं होती है इसके बारे में वो क्या है, वह सक्षम है, कैपेबल है, उनके पास वह क्या है, एबिलिटी है। इमैनुअल कांट ने क्या किया कि मनुष्य अपने आप में एक लक्ष्य है, न केवल दूसरे की इच्छा का तो साधन है। उदारवाद पूर्ण और मनमानी शक्ति को क्या करता है, अस्वीकार करता है। उदारवाद पूर्ण और मनमानी शक्ति को अस्वीकार करता है। देवी देवताएं, देवीय शक्ति, करिश्मा या ऐतिहासिक वजह आधार भी वो क्या नहीं करता, प्रदान नहीं करता। प्राधिकरण का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों को उनके लक्ष्य हासिल करने में क्या करता है, मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या विरोध करते यहाँ पर हमें नहीं दिखाई। तो इसीलिए इसका कारण जो, इसीलिए इसका आंसर जो रहा है वह निजी संपत्ति का उन्मूलन चाहता है, यह कहीं पर दिया गया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। लिस्ट दिए जाते हैं, लिस्ट फर्स्ट और कोर वैल्यूज यहाँ पर दिए गए। लिस्ट फर्स्ट में आइडियोलॉजीज है और सेकंड में कोर वैल्यूज है। जो भी हमें कंसेप्ट यानी पॉलिटिकल ट्रेडिशन में जो भी पूछा जाता है वहाँ यहाँ पर आइडियोलॉजीज में बताया जाता है। यहाँ पर कहीं अपने कंसेप्ट होती है या थिंकर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से क्या करना है, मैच करना होते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म और इकोलॉजिज्म, इसके बारे में हमें क्या करना है, मैच करना है। तो इनका आंसर देख लीजिए। उदारवाद क्या कहती है कि अभी अभी हमने देखा था फ्रीडम, जस्टिस, रीजन जो है वह उदारवाद के बारे में कहते हैं। एब्सोल्युटली कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं, होलिज्म, एंटी एंथ्रोइज्म हो सकता है, या कम्युनिटी इक्वल लिबरलिज्म या कोऑपरेशन, ट्रेडिशन, ऑर्गेनिक सोसाइटी, हायरार्की, प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके बारे में, किसके बारे में, कंजर्वेटिव के बारे में, ट्रेडिशन, ऑर्गेनिक सोसाइटी, हायरार्की, प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सोशलिज्म के बारे में हम क्या देख सकते हैं, सोशलिज्म कम्युनिटी में ज्यादा भर देता है, इक्वलिटी रहती है, कोऑपरेशन रहता है, ठीक है, यहाँ पर कोऑपरेशन रहता है। इक्वलिज्म हमें एंटी यानी समग्रता, मानव केंद्रितवाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज है डी। जो कि हमें एक भी आंसर मालूम हो सके तो इनका आंसर तक हम पहुंच सकते। जो भी आपको लिबरलिज्म के बारे में पता हो, फ्रीडम है, जस्टिस है, रीजन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिबरलिज्म जो भी ए है, ए के बारे में जो है, ए को डी करना है तो डी में एक ही आंसर आता है। तो यहाँ पर भी हम यह ट्रिक यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ लिस्ट जो दी गई है, लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट, यहाँ पर क्या होता है, मैच द फॉलोइंग जब भी दे चुके होते हैं वहां पर एक जो भी आंसर आपको पूरा मालूम हो सके तो इनका आंसर क्या होता है, बराबर आता है, इनका आंसर क्या होता है, राइट आता है। ठीक है, तो यह एक आप ट्रिक देख सकते हैं कि एक का ही आंसर आपको पूरा कॉन्फिडेंटली मालूम हो सके तो क्या हो सकता है, आप सही जो भी जवाब है उनके तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। देख लीजिए, हमें पॉजिटिव लिबरलिज्म के फीचर जो है उनमें से जो भी नहीं है वह पूछा गया। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहते हैं वह आप देख सकते हैं कि हमें ज्यादा क्या है, इसके अलावा क्या नहीं है, इस पर ज्यादा जोर देते, इसके ऊपर ज्यादा क्या होता है, फोकस होता है क्वेश्चन का। तो वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का यहाँ पर हमने लिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। जो भी निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक उदारवाद की क्या है, विशेषता यानी फीचर्स नहीं है। द स्टेट इज ए नेसेसरी इविल कहा है क्या, राज्य एक आवश्यक बुराई है क्या, राज्य को तो रोल यहाँ पर दिया है। ठीक है, द स्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरल वेलफेयर, इट इज ए राइट जनरल वेलफेयर यानी राज्य सामान्य कल्याण का साधन है। स्टेट को साधन ही माना है और व्यक्ति को साध्य माना है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वह सही है। साथ ही द फंक्शन ऑफ द स्टेट नीड नॉट बी कर्टेल यानी राज्य के कार्य को कम करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि राज्य क्या है, राज्य एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरल वेलफेयर है, इसी कारण स्टेट नीड नॉट बी कर्टेल। तो यही भी सही है। और द स्टेट इज अ नॉर्मल इंस्टीट्यूशन,
बेहद राज्य एक नैतिक संस्था है, ये भी सही है। तो स्टेट इज ए नेसेसरी विल हो सकता है क्या? स्टेट इज ए आवश्यक बुराई नहीं है, वह आवश्यक है, लेकिन बुराई है क्या, ईविल है क्या? नहीं है। तो इसका जो सकारात्मक उदारवाद की जो है विशेषता जो है वह यही नहीं हो सकती, इसीलिए इसका आंसर हो सकता है ए। देख लीजिए, द आंसर इज दैट ए, जो भी द स्टेट इज ए नेसेसरी इविल जो है वह इज ए नॉट फीचर ऑफ अ पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक है, अभी हम फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर्स है पॉजिटिव लिबरलिज्म के। तो सकारात्मक उदारवाद का यही मानना है कि अधिकार जो है वह क्या है, प्राकृतिक और पवित्र नहीं है। तो यह मानने की राज्य एक आवश्यक या काल्पनिक वस्तु है, यह बुराई नहीं है। यह माने कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति का क्या करती है, बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं को क्या करती है, नियंत्रित करती है। साथ ही मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता, शांति, सद्भाव बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य भी इनका उद्देश्य रहता है। साथ ही सुधार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समाज के आर्थिक जीवन के विनिमय और नियंत्रण का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या की थी, वकालत की थी, उनका समर्थन किया था, जो भी पॉजिटिव लिबरलिज्म ने। साथ ही औद्योगिक मामलों में कुछ हद तक सार्वजनिक नियंत्रण का भी समर्थन किया था। साथ ही शिक्षण, शिक्षा आदि सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता भी यहाँ पर क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इसी साथ ही सकारात्मक उदारवाद के यह जो है विशेषता है हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट question number 6, in which type of democracy the people are considered as an end and state as the mean। यहाँ पर हमने अभी भी डिस्कशन में देखा था कि किस प्रकार के लोकतंत्र में जनता को साध्य और राज्यों को क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। मैंने अभी कहा था आपको, जनता को साध्य किस पर माना जाता है और राज्यों को साधन कहाँ पर माना जाता है। उदारवादी, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इलिस्ट होता है, या सोशलिस्ट में जो भी हमारे डेमोक्रेसी, इन विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द पीपल आर कंसिडर्ड एज एन एंड एंड स्टेट एज द मीन। द लिबरलिज्म है यानी उदारवादी जो भी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हीं में हमको लोकतंत्र में जनता को साध्य और राज्यों को क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर है, आंसर इज दैट ए, जो भी उदारवादी यानी लिबरल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वहां पर पीपल को क्या किया जाता है, कंसिडर्ड एज एन एंड एंड द स्टेट एज द मीन्स। लिबरलिज्म क्या कह रही, फोकस ऑन फैक्टर्स सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, द स्टेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए नेसेसरी थिंग बट इट शुड बी अंडरस्टूड एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलफेयर ऑफ द पीपल म्हणजे लोगों के कल्याण के लिए स्थापित एक संस्था समझा जाना चाहिए। साथ ही इज अ रोस्टर ऑफ इम्पेरेटिव ऑफ मॉरल फ्रीडम, साथ ही बहुत आवश्यक है वह नैतिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक हित जो पब्लिक इंटरेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय आदि को क्या करती है, अनिवार्यता जो भी है वह बहाल करती है। इसी कारण जो व्यक्ति को क्या माना जाता है, व्यक्ति को साध्य माना जाता है, और जो भी राज्य है उन्हीं को क्या माना जाता है, उन्हीं को साधन माना जाता है। एंड दिस वन इज दैट द टिपिकल टाइप ऑफ अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, next question is that question number 7, which one of the following political ideologies has a longer history। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारधारा का इतिहास जो है वह लंबा है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म या फेमिनिज्म। तो अभी हमने देखा था कि उदारवाद जो है इनका जो इतिहास जो है वह कैसा है, वो लॉन्गर है यानी लंबा है। क्यों लंबा है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमें दिखाई दे क्लासिकल लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, मॉडर्न लिबरलिज्म भी उसे कहते हैं, नव उदारमतवाद भी उसे कहते हैं। इसी के कारण जो भी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है वहां पर उनको क्या है, लॉन्गर हिस्ट्री है, इसी कारण इसका आंसर है लिबरलिज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डिपेंड ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, व्हाट इज द पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कंटेम्पररी कल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, a literary movement and concerned with extreme self activity and attempt to break down the barriers between high and low culture and all of the above। सॉरी एक्सट्रीमली यहाँ पर पहले ही आंसर देख चुका थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। समकालीन सांस्कृतिक उत्पादन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। ठीक है, सांस्कृतिक उत्पादन
वर्णन करने के लिए उत्तर आधुनिकवाद का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अत्यधिक आत्म प्रतिबिंब से संबंधित एक साहित्यिक आंदोलन भी है, सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी मूवमेंट कंसर्न विद एक्सट्रीम लिटरेसी मूवमेंट। साथ ही उच्च और निम्न संस्कृति के बीच बाधाओं को तोड़ने का भी प्रयास करते, इसी कारण उन्हीं को उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म कहते। तो आंसर इज दैट ऑल ऑफ द अबव। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? तो उत्तर आधुनिकतावाद एक बौद्धिक भूमिका है जिसे आधुनिकतावाद की भव्य कहानी के बारे में संदेह, ज्ञान मीमांसीय निश्चितता या आर्थिक स्थिरता से इनकार और विचारधारा को क्या करता है, राज्य सत्ता बनाए रखने के साधन में रूप में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के दावे को निष्पक्ष यथार्थवाद के रूप में खारिज कर दिया जाता है। साथ ही विशिष्ट ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रवचनों में ज्ञान के दाव पर सशर्त प्रकृति को लक्षित किया जाता है। साथ ही उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, आत्म संदर्भ, ज्ञान मीमांसीय सापेक्षवाद इसे कहते हैं, नैतिक सापेक्षवाद है, बहुलवाद है, विडंबना, अनादर और समग्रता है। वे द्विआधारी, विरोधी, स्थिर पहचान और पदानुक्रमण वर्गीकरणों के जो भी सार्वभौमिक वैधता से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। यही हमें उत्तर आधुनिक के बारे में जरूर पहचान होती है। Next question is that which one of the following ideology is a premise on the belief that established feature of society have tumbled and its political doctrines have become irrelevant। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आंसर अभी देख रही है 8 9 आई थिंक 10 क्वेश्चन के आंसर दिखाई दे रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा जो है इस विश्वास पर आधारित है कि समाज की स्थापित विशेषताएं ढह गई है और इसके राजनीतिक सिद्धांत जो भी है अप्रासंगिक हो गए। आधुनिकतावाद जो है वहां पर उत्तर आधुनिकतावाद है मार्क्सवाद या आधारवाद यानी मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म या फाउंडेशनलिज्म में हमें कहा गया है कि जो भी विचारधारा विश्वास पर आधार करती कि समाज की जो भी स्थापित जो इस्टेब्लिश्ड फीचर्स ऑफ सोसाइटी जो है वह क्या कहते, क्रम्बल एंड इट्स पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन हैव बिकम इररिलेवेंट, जो भी है वह हमें पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव द करेक्ट आंसर टू द स्टेटमेंट बिलो। यह हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में पूछा गया है कि क्या आर्ग्यू क्या करते, उत्तर आधुनिकतावादी आमतौर पर क्या तर्क देते, जो भी अन यूनिवर्सलिस्ट नैरेटिव which attempt to explain the word and inevitable false. The word is socially constructed in a variety of ways. Differences of viewpoints should be celebrated, not deplored और all of the above। जो भी सार्वभौमिक आख्यान जो दुनिया को समझाने का क्या करते प्रयास करते वे हमेशा झूठे होते नहीं। दुनिया का निर्माण सामाजिक रूप से विभिन्न तरीकों से हुआ है। दृष्टिकोण के मतभेदों का जो जश्न मनाया जाना चाहिए, न कि निंदा की जाने। और उपरोक्त सभी जो भी उत्तर आधुनिकता आमतौर पर तर्क देते वही क्या है, जो सार्वभौमिक आख्यान जो है जो दुनिया समझाने का प्रयास करते वो हमेशा झूठे होते हैं। यूनिवर्सल नैरेटिव विच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वर्ड एंड बी फॉल्स के बारे में पोस्ट मॉडर्निज्म टिपिकली क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी जो क्या मान्यता देते हैं कि विज्ञान में कोई निश्चित क्या नहीं होता, सत्य नहीं होता, इसीलिए वहां पर हमेशा झूठे होते। यहाँ पर हमें कहा है कि विज्ञान में कोई निश्चित सत्य नहीं हो सकता, केवल बड़ी संख्या में वो क्या करते कथन और विचार को हो सकते। उत्तर आधुनिकतावाद क्या उपदेश देता है कि ज्ञान और सत्य सार्वजनिक प्रवचन और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से क्या करता है, निर्मित होता है। इसी तरह जो भी स्कूल को भी सवालों पे से क्या दिया गया है, भर दिया गया है, जैसे कि लोग खुद को कैसे तैयार करते हैं सापेक्षवाद के बारे में। साथ ही उत्तर आधुनिकतावाद विचारों के उदाहरणों में जो भी जीन ब्रंडियार्ड, जैक्स डेरिडा, मिशेल फौकॉल्ट, जीन फ्रैंकलिन, लोअर्ट ये क्या है, शामिल है। उत्तर आधुनिकतावाद के अलावा अन्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण तर्कसंगत विचार के उपयोग के माध्यम से समाज को समझने और नियंत्रित जो भी करना है कि प्रभुत्ता परियोजना को क्या करती है, अस्वीकार करना होता है। उत्तर आधुनिकतावाद सोच, समाज और शुद्ध तार्किक ढंग से समझने में क्या होती है, सक्षम नहीं है। इसी कारण उनमें निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है और वही हमें दिखाई देता है।
उत्तर आधुनिकतावाद जो भी वही 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी दर्शन में एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जिसने 17वीं सदी में और 19 की सदी तक फैले आधुनिक काल में पश्चिम दर्शन के बुनियादी परिसर को क्या किया, लागू करने की कोशिश की थी। उत्तर आधुनिकतावाद आमतौर पर अत्यधिक व्यक्तिवाद, व्यापक संशयवाद, तर्क के प्रति शत्रुता और उच्च बहु विचारधारों के सांस्कृतिक मानदंडों के लिए क्या हो सकता है, जिम्मेदार माना जाता है। इसी की कुछ बुनियादी विशेषता है जो के आसपास जॉर्ज लुइस बोर्गे जैसे कलाकारों में वहां पर कार्यों में क्या कहिए पाई जा सकती है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद ने जो भी 1950 के दशक में आधुनिकतावाद के साथ प्रतिस्पर्धा करना क्या किया था, शुरू किया था, और 1960 के दशक में वही जीत भी क्या हुई थी, हासिल हुई थी। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि उत्तर आधुनिकतावाद में जो भी हमें क्वेश्चन पूछा गया वह बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया, जो भी बेसिक कंसेप्ट है उन्हीं पर उन्हें क्या किया है, जोर दिए, उन्हीं पर फोकस रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है इसके बारे में वही, और हमें भी वही करना है। जो का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।